हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। और इस लेक्चर में हम लोग आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, पाँच 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 नंबर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, और जैसे हम नाम लेंगे तो ऐसा आपको पता भी चल जाएगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया होगा। क्वेश्चन जो है आपका है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो आपका होता है, तो जो होता है आपका लेंस सूत्र जो होता है, तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस किसी भी लेंस द्वारा हमको सिद्ध करना होता है। लेंस सूत्र एक होता है, लेंस सूत्र उसको सिद्ध करना होता है। तो हम उत्तल लेंस द्वारा सिद्ध करें या अवतल लेंस द्वारा सिद्ध करें, जो आपको अच्छा लगता है उस द्वारा सिद्ध करना होता है। तो जो हमारा उत्तल लेंस है वो हमारा है 1/v माइनस 1/u इजक्वल टू 1/f। इसी को हम लोग सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है। और हम पहले चैप्टर में पढ़े थे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र पढ़े थे। अब आप दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए या उत्तल दर्पण में सिद्ध कीजिए, आपको जो अच्छा लगे उसमें सिद्ध कीजिए। और उसका जो फार्मूला था अवतल लेंस अवतल दर्पण का, तो वो था आपका 1/u प्लस में था, यहाँ पर माइनस में था, वहाँ पर प्लस में था। तो 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इजक्वल टू 1/f। तो ये हमारा था दर्पण सूत्र। और जो हमारा लेंस सूत्र है ये हमारा क्या है 1/v माइनस 1/u इजक्वल टू 1/f। तो ये हम लोग को देखना है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन उससे पहले जो भी हम लोग पीछे लेक्चर में पढ़ते हैं उसको एक बार रिवीजन करना ही हमारा धर्म है, फंडा है। तो एक बार देख लेते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। और हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, उसका एसआई मात्रा क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन दिला कर जाता है हर साल, इस बार भी दिलाएगा। तो याद रखिएगा, लेंस का जो क्षमता का एसआई मात्रा होता है वो होता है डायोप्टर, डायोप्टर होता है। और जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, अगर पी बराबर पूछेगा तो आपका पी बराबर हो जाएगा 1/f मीटर में। और अगर एफ बराबर पूछता है तो 1/p मीटर में होगा। अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो p बराबर हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में। और f बराबर हो जाएगा 100/p आपका सेंटीमीटर में। तो ये आपका फार्मूला था। और एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं कि क्या होता है क्या होता है आपका लेंस की क्षमता। तो हम बताए थे कि मान लीजिए यहाँ पे अब लेते हैं क्या कि एक लेते हैं यहाँ पर लेंस, ले लिए उत्तल लेंस, ठीक। ये हमारा उत्तल लेंस है। और यहाँ से गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रकाशित केंद्र। और यहाँ पर हो गया हमारा क्या, फोकस। और यहाँ पर हमारा हो गया सेकंड फोकस, मैंने सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर फोकस, ठीक। चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लगभग हो जाएगा हमारा फिर से F1। और यहाँ पर हो जाएगा सेकंड फोकस, ठीक। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर दिए, इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं आपका F2। और ये हमारा होता है C1। C1 को हम लोग बोलते हैं F2 के नाम से जानते हैं। और C2 को हम लोग F2 के नाम से भी जानते हैं, C2 को हम लोग F2 के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए काफ़ी बार हम लोग देख लेते, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग किए थे क्या कि हम बताए थे कि जो लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है कि यहाँ से हम लोग ये क्या करते हैं, प्रकाश के किरणों गुजारते हैं प्रधानक के समांतर। और बताए थे कि जब प्रधानक के समांतर आती है प्रकाश किरण है, यहाँ पर आपका जो होता है ये आपका ऐसे होता है, ठीक। तो बताया था कि प्रधानक से समांतर जो भी किरण आती है प्रकाश किरण है उसको कैसे जाना चाहिए था, उसको जाना चाहिए सीधे, उसको जाना चाहिए था यहाँ पर सीधे चले जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि ये अपवर्तन हो जाता है। और अपवर्तन होकर क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो ये कहाँ से जाता है, फोकस से चला जाता है, फोकस से चला जाता है, ठीक। फोकस होकर चला जाता है। तो हम ये बताए थे कि इसको जाना चाहिए था सीधा, ये वाले किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या हुआ, फोकस होकर गुजर गया। तो ये लेंस की क्षमता ये पर डिपेंड करती है कि ये जो लेंस है इसके क्षमता की बात करिए तो ये किरणों को कितना विचलित करता है, इसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, माने
प्रधान अक्ष से समांतर आती प्रकाश से किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस उस किरणों को कितना ज़्यादा विचलित करता है, उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। और एक छोटा में लिखवाए थे कि आपको छोटा में एक और लिखवाए थे, या में डिफिनेशन क्या लिखवाए थे कि जो फोकस दूरी होता है लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोकस दूरी जो होता है लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या कि अगर आपका फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घटेगा, अगर फोकस दूरी को कम करेंगे तो यहाँ पर लेंस की जो लेंस की क्षमता जो एंगल होगा वो बढ़ेगा, लेंस की क्षमता का बढ़ेगा। ठीक, तो ये हम बताए थे। जैसे देखेंगे कि यहाँ पर जो फोकस दूरी इतना दूरी पर है, तो यहाँ पर देखेंगे जो इसके बीच में एंगल जो बना है, ये पे जो एंगल बना है इतना बड़ा बना है, उसी को क्या करेंगे, अगर फोकस को बढ़ाकर यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, चाहे बढ़ाकर आगे कर देते हैं, तो मान लीजिए अगर पीछे कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से इमेजिन कीजिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाएगा, तो जब यहाँ से जाएगा तो इसका एंगल बढ़ रहा है। तो वही हम बताए थे कि अगर फोकस दूरी घटेगा तो क्या होगा, आपका लेंस की क्षमता बढ़ेगी, एंगल बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी, अगर फोकस दूरी बढ़ती है तो लेंस की क्षमता घटेगी, वहाँ पे जो एंगल होगा वो घटेगा। तो ये बताया था कि फोकस दूरी जो होता है लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। और उसके बाद देखे थे कि आवर्धन क्या होता है। तो हम बताए थे कि आवर्धन क्या होता है, तो ऐसे ही डायग्राम लिए थे और उसके बाद क्या किए थे कि मान लीजिए हम एक वस्तु ले लिए थे और वस्तु को कहाँ रख देते हैं, वस्तु को उठाकर हम रख देते हैं कहाँ पर, तो चलिए C1 पर रख देते हैं। वस्तु को उठाकर हम C1 पर रख दिए। ठीक, अब जानते हैं कि वस्तु को उठाकर C1 पर रखे हैं, तो एक तो मैं अनंत से किरणों को मांगा लिया, ये वाला अनंत से आया तो फोकस से गुजरा, और एक किरण क्या होता है प्रकाशित केंद्र से गुजरना होता है। तो चलिए प्रकाशित केंद्र से गुजार देते हैं और वस्तु के शीर्ष से होकर, तो ये प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, जैसे हम प्रकाशित केंद्र से गुजारे प्रकाश के किरण को, ये हमारा प्रकाशित केंद्र से गुजर रहा है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काटा है। कहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर काटा है, यहाँ पर लगभग काटा है। ठीक, इसको ले जाकर ऊपर सटा दिए, किस लिए, क्योंकि इसके बारे में बताना है। तो आप देखेंगे तो ये जो आवर्धन होता है क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। माने प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। लिखवाए थे m बराबर h डैश बटा h, या लिखवाए थे v बटा u, यही हमका जो फार्मूला है। तो ये जो आप जानते ही हैं कि ये जो क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये जो हमारा है h जो है वस्तु की ऊंचाई है। तो ये हमारा था। और चलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ देखने जा रहे हैं, लेंस सूत्र सिद्ध करना। लेंस सूत्र, जो आपका जो लेंस सूत्र है काफ़ी ज़्यादा VVI है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से। 5 नंबर पूछते हैं, 5 नंबर का पूछता है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है आपका, जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही हमारा होता है लेंस सूत्र। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और इसको हम लोग इसके लिए भी एक डायग्राम लेंगे, और डायग्राम यही हमारा सही है, यही इसी तरह फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। और ये डायग्राम बनाने के बाद देखिए एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि डायग्राम आप लोग देख कर मत बनाइए, डायग्राम आप लोग देख कर मत बताइए, क्योंकि हम लगभग 30 से 40 बार डायग्राम को बनवा चुके हैं, एक ही डायग्राम को हम बनवा रहे हैं। डायग्राम आपको क्या लेना है कि एक उत्तल लेंस ले रहे हैं, और एक उत्तल लेंस लेने के बाद एक को हम प्रधान अक्ष से समांतर अनंत से किरण मंगा रहे हैं। हर एक डायग्राम में अनंत से मंगाएंगे तो फोकस से गुजरेगा, आप जानते ही हैं, नियम जानते ही हैं। और दूसरा में क्या है, नियम क्या है कि प्रकाशित केंद्र से जब गुजारते हैं तो सीधे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अपवर्तन होता है। तो बस वही आपको हर समय मिलेगा। तो वही डायग्राम बनाना है, आपको क्या करना है कि आपको डायग्राम को दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा कीजिए, आप लोग भी अपने से डायग्राम बनाइए, क्योंकि इतना बार डायग्राम बनवा दिए हैं कि आपको, मुझे विश्वास है कि आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा। तो यही डायग्राम हमको बनाना है उत्तल लेंस में सिद्ध करने के लिए। चाहे और भी कोई ले सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, लेकिन हमको यही सटीक लगा। इस पर हम पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया तो उसको रिवीजन भी करा दिए और ये डायग्राम बना दिए। तो ये डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए m और नाम दे दीजिए m डैश, और भी नाम, इसका हम लोग नाम देते हैं क्या, इसका नाम हम देते हैं a, और इसका नाम देते हैं
बी, और इसका नाम देते हैं ए डैश और इसका नाम देते हैं बी डैश। ठीक, मान लीजिए जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब नीचे बना है इसलिए ए डैश बी डैश नाम दे दिए। और ये तो आपका क्या है ओ इसको कर दीजिए, आप ओ इसको कर दीजिए, केंद्र को ओ कर दीजिए। चलिए हो गया, तो ये नाम दे दीजिएगा। और सबसे पहले हम लोग डायग्राम जो बनाते, जो चित्र बनाते हैं उसके बारे में लिखना होता है कि क्या क्या हम किए हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिद्ध करते हैं सूत्र को। तो चलिए डायग्राम जैसे आप बना लीजिएगा, वैसे जैसे आप डायग्राम बनाए हैं बस वही चीज़ लिख देना है। क्या लिखेंगे कि माना कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्या कि माना कि हम एक उत्तल लेंस लिए, माना हम एक उत्तल लेंस लिए, क्या है माना हम उत्तल एम और एम डैश एक उत्तल लेंस लिए, माना कि एम और एम डैश हम एक उत्तल लेंस लिए, माना कि क्या एम डैश एक उत्तल लेंस लिए, माना कि एम डैश एक उत्तल लेंस लिए, माना कि एम और एम डैश एक उत्तल लेंस लिए, और उसमें हम वस्तु, उसमें प्रधान अक्ष वस्तु ए बी को, उस पर प्रधान अक्ष वस्तु ए बी को सी पर एक वस्तु को रखें, और प्रधान अक्ष के सी बिंदु पर एक वस्तु ए बी एक वस्तु को रखें, प्रधान अक्ष के सी वन बिंदु पर ए बी एक वस्तु रखे जिसका प्रतिबिंब दाहिने तरफ C2 पर प्राप्त हुआ, जिसका प्रतिबिंब दाहिने तरफ C2 पर प्राप्त हुआ। बस यही चीज़ लिख देना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट कर देंगे। यही चीज़ लिखना होता है। क्या लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक उत्तल लेंस लिया और प्रधान अक्ष पर C1 पर एक वस्तु AB को रखा जिसका प्रतिबिंब हमें C2 पर ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त हुआ, जो कि चित्र में दिखाया गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाद सिद्ध करना स्टार्ट कर देंगे। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो हम लोग आवर्धन सूत्र ज्ञात कर रहे थे उसी को हम लोग इसमें भी कंसीडर करेंगे, वही चीज़ लेकर चलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आवर्धन सूत्र जो ज्ञात किए थे वो भी आपको काफ़ी अच्छे से पता हो गया और उसी से रिलेटेड लेकर चलेंगे, कुछ हद तक उसी को लेकर चलेंगे और वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। तो करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि दो हम लोग इथी लेंगे, यहाँ से त्रिभुज निकालेंगे और त्रिभुज से हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ से हम लोग को सिद्ध करेंगे। चलिए दो त्रिभुज लेते हैं। तो आपको आसानी से काफ़ी शानदार तरीके से आपको दो त्रिभुज देखने को मिल रहा है। कौन कौन त्रिभुज, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कलई कर दे रहे हैं, चाहे हम ब्लैक पेन से उसको उस त्रिभुज को कलर कर दे रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको देखने को मिलेगा त्रिभुज AOB। तो इसको हम कर दे रहे हैं काला से कर दिए। जिस त्रिभुज को हम चलेंगे उसको त्रिभुज को हम काला से कर देंगे। ठीक, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज क्या है OA डैश B डैश। आपको याद होगा ये त्रिभुज, एक और त्रिभुज ये बन रहा है। और यही त्रिभुज हम क्यों ले रहे हैं तो आपको भी बताएंगे, आपको भी याद आ जाएगा कि क्यों यही त्रिभुज लिए हैं। तो ये त्रिभुज इसलिए लिए हैं क्योंकि जानते हैं कि ये एंगल जो होता है ये एंगल के क्या होता है समूह कोण होता है। यह एंगल के समूह कोण होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो आपका जानते हैं ए समरूपता एक होता है, ए समरूपता है या समता एक ही बोलता है। ए समरूपता से माने एंगल। तो ये भी एंगल इस वाले त्रिभुज के एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल ये त्रिभुज के एंगल के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ कि ये समरूप हो गया। तो उसका अगर किसी त्रिभुज के एंगल कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो वो त्रिभुज आपस में माने समरूप होंगे, माने उसके जो भी भुजा होंगे आपस में समान होंगे दोनों त्रिभुज के। तो वहीं से हम लोग समरूपता के नियम को जानते हैं। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB, चाहे सबसे पहले क्या लिखेंगे त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O में लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O में। चलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो अब लिखे हैं हम आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो ये ले लिए। अब जानते हैं कि त्रिभुज ये जो आपका एंगल है कोण A बराबर कोण
बी, जो कोण लिखेंगे बी ए ओ, देखिए देखिए जो कोण होता है ना, जो कोण बनता है 90 डिग्री, उसको बीच में लिखते हैं, इसलिए लिखे कोण बी ए ओ। तो कोण बी ए ओ बराबर होगा क्या, कोण क्या, कोण बी डैश ए डैश ओ बराबर क्या लिखेंगे 90 डिग्री, बराबर लिखेंगे 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे 90 डिग्री। क्योंकि क्यों इसलिए बराबर है, कोण ए बी ए ओ बराबर है कोण बी डैश ए डैश ओ के, क्योंकि इसका जो एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, तो इसलिए भी लिख सकते हैं। चाहे आप और चाहेंगे तो त्रिभुज ए लिखेंगे कोण ए बी ओ बराबर कोण ए बी ए डैश बी डैश ओ डैश ओ लिख सकते हैं, और उसे लिख सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि जानते हैं कि ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है आपका, ये वाला एंगल भी क्या है आपका 90 डिग्री है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि ये समरूप कोण है, ये भी क्या है आपका समरूप है। तो त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी ओ, ए त्रिभुज ए बी ओ समरूप, एक मिनट, त्रिभुज ए ओ बी बराबर है त्रिभुज किसके, तो ए डैश बी डैश ओ के। क्यों ब्रैकेट में लिख देंगे, इसलिए क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है, क्योंकि ये क्या है आपस में सम्मुख कोण है। इसीलिए जब ये आपस में सम्मुख कोण होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज ए बी ओ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, होगा कि नहीं होगा। आप जानते हैं कि मान लीजिए हम त्रिभुज लिए हैं, कौन सा त्रिभुज ए बी ओ तथा एक और त्रिभुज क्या लिए हैं ए डैश बी डैश ओ लिए हैं, ठीक, दो त्रिभुज लिए, ठीक। और दोनों त्रिभुज आपको देखने को क्या मिला कि ये जो एंगल है, एंगल ए जो है ए डैश के एंगल के बराबर है, एंगल ए है जो ए डैश एंगल के बराबर है। यहाँ पर आप सिंपल में क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर लिख सकते हैं, कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये पूरा चीज़ लिखने का आवश्यकता नहीं है, कोण ए जो है कोण ए डैश के एंगल के बराबर यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या, कि त्रिभुज ए बी ओ बराबर है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है सम्मुख कोण है, ये क्या है सम्मुख कोण है, इसलिए भी बराबर है। जब ये जब बराबर है तो ये दोनों नियम हमको क्या दिखा रहा है कि ये भी एंगल और इसका एंगल ये भी एक एक एंगल बराबर होगा, और ये दूसरा एंगल इस दूसरे एंगल का बराबर हो गया। तो एंगल एक समरूपता होता है। तो इससे क्या होता है कि एक त्रिभुज का कि कोई दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो जब समरूप होंगे ना तो उसका भी इस त्रिभुज का हाइट इस त्रिभुज की हाइट के बराबर होगा, इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज के आधार के बराबर होगा, ठीक, और इस त्रिभुज का आपका कर्ण इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा। तो ये समरूपता से हमको फायदा है। तो चलिए ये क्या है, त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है, यहाँ पर लिख दे समरूप है। चलिए जब समरूप है तो क्या लेंगे, ए बी इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज का आपका हाइट दूसरे त्रिभुज के हाइट के बराबर होगा, तो ए डैश बी डैश। मुझे याद है कि जो हम अवतल लेंथ में भी आपको जो डिफिनेशन अवतल दर्पण में भी आपको जो सिद्ध कराए थे वही आपका सेम टू सेम इसमें भी आ रहा है, वही उसी तरह सेम टू सेम करेंगे। अवतल लेंस में मुझे याद है कि अवतल दर्पण में जिस तरह सिद्ध कराया था वही हमारा भी है। ये जो हाइट है इस त्रिभुज के जो हाइट है इस वाले त्रिभुज के हाइट के बराबर होगा। तो इसमें हाइट क्या है, ए बी हाइट है, इसमें क्या है ए डैश बी डैश है, तो ए बी हाइट ए बी, और इस त्रिभुज का आधार इस वाले त्रिभुज के आधार के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का आधार क्या है ए ओ बराबर क्या है, इस त्रिभुज का आधार क्या है ए डैश ओ। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लिया क्या समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 1। अब हम लोग चलेंगे क्या कि एक त्रिभुज और लेंगे, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, अब एक त्रिभुज और लेंगे तो एक त्रिभुज हमको और लेना पड़ेगा। तो एक त्रिभुज हमको और क्या देखने को मिला है, तो एक त्रिभुज और हमको ये देखने को मिला कि देखेंगे ये वाला त्रिभुज, ये वाला कौन सा, एक त्रिभुज ये ले सकते हैं, एक बार दिखा रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको कलाई कर देते हैं। और एक बार ये त्रिभुज ले सकते हैं,
कलई कर दिए, ठीक। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस दोनों त्रिभुज लेते हैं, क्यों लिए हैं आप बोल सकते हैं कि सर ये भी त्रिभुज ले सकते हैं ना, तो ये त्रिभुज लेते तो इसका समरूपता कोई नहीं है, इसका समरूप कोई नहीं। लेकिन जैसा हम ये त्रिभुज लिए थे, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है कलई कर दे रहे हैं, ये वाला एंगल के क्या है आपस में बराबर है, और ये वाला जो 90 डिग्री है ये वाला 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो बस हम यही त्रिभुज लेंगे, इसलिए यही त्रिभुज लेंगे क्योंकि आपको क्या है समरूपता दिखा रहा है। तो चलिए लिखते हैं क्या कि इसका नाम देते हैं, इसका भी इस वाले बिंदु का नाम देते हैं, इस वाले बिंदु का नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम कर देते हैं क्या, तो सी कर देते हैं, सी, ठीक। सी कर दीजिए, चलिए सी कर दिए। तो लिखेंगे त्रिभुज COF2 में, त्रिभुज COF2 तथा त्रिभुज COF2, ये आपका F2 है, F2 तथा त्रिभुज A'B'F2 में, त्रिभुज A'B'F2 में। जब इसमें चलेंगे तो हमको क्या देखने को मिला, A'B'F2 में क्या देखने को मिला, तो अब देखेंगे कोण जो है, इसका कोण ये जो कोण है 90 डिग्री, ये जो कोण है 90 डिग्री, इस वाले कोण के 90 डिग्री के बराबर है। तो लिखेंगे कोण O बराबर कोण क्या, कोण A', कोण O बराबर कोण A', इसका मतलब क्या, यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर पूरा चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो लिखेंगे AOF2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोण AOF2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो लिखेंगे B'A'O लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल में लिख देंगे कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण को हम लोग O से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर O है, यहाँ पर O था, यहाँ पर O है, यहाँ पर ये वाला बिंदु को O है, तो कोण O बराबर किसके कोण के, ये इसको, इस कोण को हम लोग A से डिनोट किए हैं, तो कोण A' के बराबर है। तो समझ गए 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी चाहेंगे तो वो लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A' लिख सकते हैं, या सिंपल में पूरा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा लिख सकते हैं, या सिंपल में ये लिख सकते हैं, ठीक। चलिए बराबर हो गया। अब ये जो बराबर हो गया, तो अब देखते हैं जो होगा त्रिभुज COF2 बराबर है क्या, त्रिभुज A'B'F2 क्या है, क्यों बराबर है, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, एक मिनट, क्योंकि क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कैसे हो गया, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या है, आपस में बराबर है, तो इसीलिए सम्मुख कोण हो गया। जब सम्मुख कोण हो गया तो ये जब दो एंगल आपस में फिर से बराबर हो गए, ये कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाला एंगल कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो ये क्या करें, ए समरूपता से हमको समरूप कर दिया। जब समरूप कर दिया तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि इसीलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज COF2 समरूप है त्रिभुज A'B'F2। क्या लिखिए कि ये जो त्रिभुज AOF2 समरूप है त्रिभुज A'B'F2 का, क्यों समरूप है, क्योंकि कोण जो O है, कोण O जो है कोण A के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है, और कोण जो त्रिभुज COF2 है वो त्रिभुज A'B'F2 के बराबर है, क्योंकि ये वाला कोण बराबर है। यहाँ पर सिंपल में ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसके एंगल का नाम भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 करके नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हम आवर्धन में देखे थे, इस वाले एंगल को हम क्या किए थे, 1 मान लिए थे, और इस वाले एंगल को 2 मान लिए थे, तो लिखे थे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 इक्वल टू क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, और इस वाले एंगल को हम लोग 3 मान लिए थे, और इस वाले एंगल को हम लोग 4 मान लिए थे, तो लिखे थे कोण एंगल 3 बराबर एंगल 4, बिकॉज ये सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण है। तो चाहेंगे तो आपको जिस तरह लिखना है उस तरह लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भाषा में लिख सकते हैं, और इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार और आपसे बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं BOA बराबर है कोण B'-A'O को, हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को हम 1 2 के नाम भी दे सकते हैं और बराबर कर सकते दिखा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि वही चीज़ था, जब समरूप है तो इसका भी आधार उस वाले दूसरे त्रिभुज के आधार के बराबर होगा, और इस त्रिभुज का जो लंब होगा दूसरे त्रिभुज के लंब के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ब्रैकेट करते हैं ऐसे। चलिए अब देखिए जब बराबर है तो चलिए अब हम करते क्या है कि अब चलते हैं, तो इस वाले त्रिभुज का हाइट क्या है, इस वाले त्रिभुज का हाइट
सी ओ बटा इस वाले त्रिभुज की क्या हाइट है, ए डैश वी डैश, ए डैश वी डैश बराबर इस त्रिभुज के आधार क्या है, तो ओ एफ टू है, और इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू। अब एक चीज़ आपको यहाँ से अंतर होगा क्या, कि जो सी ओ है इसका जो हाइट है वो ही हाइट क्या है, ए बी का भी है, ए बी का हाइट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जो सी ओ का हाइट है वो भी आपका ए बी का हाइट है, तो यहाँ पर लिख देंगे सी ओ बराबर क्या, इसके नीचे वाला लाइन में लिखेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या, ओ एफ टू बराबर क्या, ए डैश एफ टू। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जो ओ सी है बराबर ए बी के बराबर है, तो हम ओ सी के जगह पर ए बी भी लिख सकते हैं और ए बी के जगह पर ओ सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हाइट है ए बी की हाइट जो है ओ सी के हाइट के बराबर है, इसीलिए बराबर कर दिए। अब इसको मान लेंगे क्या, त्रिभुज हम मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे सेकंड त्रिभुज, इसको मान लेंगे सेकंड त्रिभुज, और ये लिखना आप लोग मत भूलिएगा। अब यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, जब 1 और 2 से चलेंगे तो देखेंगे समीकरण 1 में जो ए बी बटा ए डैश बी डैश है, इसमें भी इसका एल एच एस पार्ट में ए बी बटा ए डैश बी डैश है, तो अब जानते हैं कि जब एल एच एस बराबर होता है तो उसका आर एच एस भी आपका बराबर ही होगा। ठीक, देखिए ए बी ए डैश बी डैश है इसके एल एच एस में, और इसके एल एच एस में भी क्या है, दूसरे त्रिभुज के एल एच एस में क्या है, ए बी ए डैश बी डैश, तो एल एच एस जब बराबर होता है तो आर एच एस भी बराबर होगा। आप देख रहे हैं कि इस वाले के एल एच एस जो दूसरे त्रिभुज के एल एच एस है पहले वाले त्रिभुज के एल एच एस के बराबर है, तो ये तो बराबर हो गया। तो जब ये एल एच एस जब बराबर होता है तो आर एच एस भी आपस में बराबर होता है, तो इसका जो आर एच एस है वो क्या है, ए ओ ए डैश ओ है, और यहाँ पर जो क्या है इसका एल एच एस सॉरी आर एच एस ओ एफ टू और ए डैश एफ टू के बराबर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इस वाले लिखेंगे कि एल एच एस भी बराबर होगा, और यहाँ पर लिख देंगे ए ओ बटा ए डैश ओ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एफ टू बराबर हो जाएगा क्या, ए डैश एफ टू, और इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब यहीं पर रुक जाएंगे। अब यहीं पर रुकने के बाद हम सब चीज़ के वैल्यू को ओ ए को किससे डिनोट करते हैं, ए डैश ओ को किससे डिनोट करते हैं, चाहे ओ एफ टू के दूरी को किससे डिनोट करते हैं, चाहे ए डैश एफ टू की दूरी को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ से त्रिभुज से हम लोग इस लेंस के फिगर से हम लोग फिगर से निकालेंगे और इसे पुट कर देंगे और हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ यहाँ तक क्या कीजिए कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मैं मिटाना चाहता हूँ, इसको मैं मिटाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। अगर जगह रहता तो इसी बना देता। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मिटाने के बाद फिर से इस वाला त्रिभुज ले चलूँगा। ये रहा, मैं मिटा दिया। और एक चीज़ लिखिए कि क्या, अब देखिए ओ ए लिखता हूँ। सबसे पहले इसको मैं त्रिभुज को लिया, त्रिभुज 3 से लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण जो 3 है यहाँ से ओ ए और ए डैश ओ और ओ एफ टू, और इसको मिटा देता हूँ, ओ एफ टू और ए डैश एफ टू, इसका चारों का वैल्यू हमको चाहिए तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए त्रिभुज से निकालते हैं ए ओ ये आपका ए है, ये आपका ओ है। अब जानते हैं कि ए ओ किसका दूरी है, वस्तु का दूरी है, यही ना वस्तु है। और जानते हैं कि दूरी, कोई भी दूरी ये प्रकाशित केंद्र से मापा जाता है। और यहाँ से जो वस्तु का दूरी होता है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे, यू से। तो हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यहाँ पे यू लिख दिए। अब आपको ये बताना है कि यू जो होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होता। तो आप जानेंगे, यहाँ पर जाएंगे, अब देखेंगे कि यू किस साइड है, तो देखेंगे कि बाएं साइड है। और बाएं साइड को भी कोई भी आपका जो वैल्यू होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर यू जो होगा माइनस लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा बढ़िया से। देखिए यहाँ से दाईं तरफ सभी दूरियाँ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और बाईं तरफ सभी दूरियाँ क्या होती है, निगेटिव होती है। और दाईं तरफ जो है
वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। हम पहले चैप्टर में भी बताए थे, प्रकाश के परावर्तन में बताए थे कि वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, अब प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं और फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। और यहाँ पर देखना है कि यू जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यू जो है वस्तु की दूरी क्या है, बाएं साइड में है, तो इसीलिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लिख दिए। अब हमारा क्या है, ए डैश ओ, ए डैश ओ, ए डैश ओ, ए डैश ओ। अब ए डैश ओ जो है प्रतिबिंब की दूरी है, देख रहे हैं कि यही जो आपका प्रतिबिंब बना है, तो ए डैश ओ क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं, भी से। तो इसको हम कर दिए भी, इसको हम क्या कर दिए, भी कर दिए। चलिए हमारा यही हो गया। अब ओ एफ टू है, ओ एफ टू है, ओ एफ टू। और जानते हैं कि ओ जो एफ टू है, फोकस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ द्वारा ही डिनोट करते हैं। फोकस किससे डिनोट करते हैं, एफ द्वारा ही डिनोट करते हैं। तो ये रहा हमारा ओ और ये रहा हमारा एफ टू। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को जानते हैं कि ये फोकस दूरी होता है और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, एफ से डिनोट करते हैं। अब हमारा एक क्या बच रहा है, ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू। अब ये वाला दूरी हमको निकालना है, ये वाला दूरी हमको निकालना है। तो चलिए इसको काफ़ी डीपली तरीके से हम आपको समझाते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। एक चीज़ आपको गड़बड़ करेगा, ये क्या, ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू का दूरी हमको पता नहीं है, लेकिन ये पूरा चीज़ हम लेते हैं। देखिए कोई भी दूरी कहाँ से मापा जाता है, प्रकाशित केंद्र से, ओ से मापा जाता है। और हमको किसका दूरी निकालना है, ए डैश एफ टू का दूरी निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम लेते हैं, यहाँ पर अलग से लेते हैं। ये हमारा हो गया ओ और ये हमारा हो गया एफ टू और ये हमारा हो गया ए डैश, ये वाला लाइन ले ली है। और इस वाले दूरी का हमको निकालना है, इस वाले दूरी का हमको वैल्यू चाहिए। और आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं। ये जो है ओ से लेकर ए तक का, ओ से लेकर ए तक कौन सी का दूरी है, आपका प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, ठीक। अब आप जानते हैं कि ओ से लेकर एफ टू, ओ से लेकर एफ टू को हम लोग किसका दूरी है, फोकस का दूरी है। और इसके दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो ओ से लेकर एफ टू की दूरी फोकस का है और इसे हम लोग डिनोट करते हैं फोकस से, ठीक। आप देख सकते हैं क्योंकि ये क्या है आपका ओ ए डैश, ओ ए डैश। तो ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश वो किससे डिनोट करते हैं, भी से, तो भी लिख दिए। और उसके बाद क्या है, ओ एफ टू, ओ एफ टू। और ओ एफ टू को एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ हो गया। और ये वाला दूरी निकालना है। अब एक बार एक और डायग्राम लेते हैं छोटा सा, देखिए क्या, तो ये आपका हो गया, ये हमारा हो गया ओ, ये हमारा हो गया क्या, एफ टू, और ये हमारा हो गया ए डैश। अब बताइए इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर मान लीजिए एक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको दे दिया 4, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको दे दिया 2। अब हम कहें कि एक्स का वैल्यू निकालना है तो नहीं निकाल पाइएगा, आसानी से निकाल लीजिए। क्या कीजिएगा, लिखिएगा एक्स माइनस बड़े वाले में से इस छोटे वाला घटा देंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। तो 4 - 2 बराबर हो जाएगा एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2, हमारा 2 मिलेगा। क्या घटाए हैं, तो किए क्या है कि F2 को, ए डैश F2 को निकालने के लिए हम क्या है कि यहाँ से ए डैश F2 को निकालने के लिए क्या किए हैं कि ओ ए डैश में से क्या किए हैं कि ओ F2 को घटा दिए, ओ F2 को घटा दिए, ओ F2 को घटा दिए हैं। तो ए डैश F2 का वैल्यू क्या निकला हमारा, ओ ए डैश माइनस ओ F2 निकला है। तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अलग से लेकर समझाए हैं और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए ए डैश F2 को क्या लिख सकते हैं, ए डैश F2 को क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ माइनस ओ F2 लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं। और जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, इसको जब ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, अब देखेंगे ए डैश ओ को, तो ए डैश ओ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। और उसके बाद क्या है F2, ओ F2 को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो हमारा जो वैल्यू है ए डैश F2 का मिल गया, ए डैश F2 का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में पुट कर देंगे, समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो कर लेंगे समीकरण 3 में पुट कर देंगे। चाहेंगे तो ये समीकरण यहाँ पर 3 ना लिखेगा, इसको छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 से। अब यहाँ पर समीकरण 3 से चलेंगे। अब देखिए ए डैश क्या है आपका, ए समीकरण 3 लिख देंगे, चाहेंगे तो लिख देंगे, पूरा लिख दीजिए। जब लिए हैं तो लिख दीजिए बराबर क्या है, ओ F2 बराबर क्या है, ए डैश F2 है, ए डैश F2 था तो ये ए डैश F2 हो गया। अब यहाँ से क्या किया, इसको घेर दिए,
चलिए इसको घेर दिए। जब इसको घेर दिए तो चलिए इसको वैल्यू रहते हैं ए ओ का वैल्यू क्या है, ए ओ का वैल्यू जो है हमारा माइनस यू है, बाटा है तो बाटा ए डैश ओ का वैल्यू क्या है भी है तो भी भर दिए, बराबर इधर बराबर कर दिए। ओ एफ टू का वैल्यू क्या है, ओ एफ टू का वैल्यू क्या है एफ है तो एफ कर दिए। और नीचे क्या है बाटा में आपका है ए डैश एफ टू, तो ए डैश एफ टू का वैल्यू क्या है भी माइनस एफ है, और भी माइनस एफ है तो हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। तो माइनस यू है तो ऐसे कर दिए, और इसको पहले गुणा नहीं करते, पहले लिख देते हैं बढ़िया से। और जब इसमें भी में एफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भी एफ, और ये वाला पार्ट को हम गुणा नहीं किए हैं, इसको पहले इसमें कर दिए, अब गुणा करेंगे। चलिए माइनस यू भी में जब गुणा करेंगे, माइनस यू से भी में गुणा करेंगे तो माइनस होगा यू भी, ठीक, माइनस यू भी हो गया। अब माइनस यू में माइनस एफ से गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा क्या यू एफ, और यहाँ पर क्या बचा हमारा भी एफ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे, इसको मान लेंगे क्या समीकरण 4, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 4 में यू भी एफ से भाग देने पर, समीकरण 4 में यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर लिखे हैं समीकरण जो 4 है, तो इसमें हम दोनों तरफ भाग देने पर, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, दोनों तरफ भाग देने पर, क्योंकि इसका दोनों तरफ है, बराबर किधर भी है बराबर उधर भी आपका पॉइंट्स है, तो दोनों तरफ भाग देने पर किससे यू भी एफ से। तो समीकरण 4 लिखेंगे माइनस यू भी प्लस में यू भी एफ, सॉरी यू एफ है बराबर क्या है भी एफ है, क्या है भी एफ है, भी एफ। अब इसमें किससे भाग देना है यू भी एफ दे, मैं समीकरण जो आपका 4 समीकरण यहाँ पर लिख दिए, जो समीकरण 4 है यहाँ पर लिख दिए, और इसमें किससे भाग देना है यू भी एफ से, सब में, तो सब में यू भी एफ से भाग देते हैं, यू भी एफ भागे, इसमें भी यू भी एफ, इसमें भी क्या कर देंगे यू भी एफ। चलिए अब काट देते हैं, अब देखेंगे यू भी इसमें भी है, इसमें भी यू भी है कट जाएगा, ठीक, इसमें भी आपका यू एफ है, इसमें भी यू एफ है, तो यू एफ यहाँ से कट गया, और यहाँ पर आपका क्या है भी एफ है, इसमें भी एफ है, काट देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा -1 बटा हमको बचा क्या एफ बच गया, प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ पर ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा 1/भी बचा, और यहाँ पर कट गया, यहाँ पर नीचे क्या बचा यू बचा। अब हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, तो 1/v इधर है, इसको 1/v को ऐसे लिख देंगे, और इधर जो u है ये इधर पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो -1/u। अब बराबर इधर जो बराबर के इधर जो है -1/f निगेटिव में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1/f। हमको यही सिद्ध करना था, हमारा हो गया प्रूफ। यही था हमारा, इसको हमको प्रूफ करना था, हमारे यहाँ प्रूफ हो गया। तो ये हमारा हो गया 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, हम प्रूफ कर दिए, और हमको यही प्रूफ करना था, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीक़े से समझ में भी आया होगा। चलिए एक बार क्या करते हैं कि आराम से बताते हैं कि कैसे कैसे क्या लिए थे। सबसे पहले हम उत्तर लेंस लिए थे, और उत्तर लेंस में ये हमारा डायग्राम रखे थे, एक वस्तु को C1 पर आप कहीं पर भी वस्तु को रख सकते हैं, जहां आपको या इच्छा करें वहां आप वस्तु को रख सकते हैं। तो आप F पर रखना चाहते हैं तो इस पर रख सकते हैं, इस पर रखना चाहते हैं तो इस पर रख सकते हैं। हम इसलिए दूर पर रखें कि थोड़ा जो त्रिभुज हमारा बने बड़ा बने, क्योंकि आपको दिखाई दे, ठीक, तो इसलिए दूर C1 पर मैंने दूर रखें कि त्रिभुज बड़ा बने तो आपको दिखाई दे साफ साफ, तो इसलिए यहाँ पर रखते हैं। और उसका प्रतिबिंब नीचे बना था, तो बस इसके बारे में लिख देना था, और इसके बारे में लिखने के बाद हम लोग लेते, तो हम लोग लिए क्या है कि एक बार ले लिए थे त्रिभुज ABO लिए थे, और उसके बाद त्रिभुज OA', इस त्रिभुज को साथ साथ लिए थे, इसलिए साथ लिए थे कि ये वाला एंगल है इस त्रिभुज के एंगल के बराबर है, और ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, इसलिए इस वाले दोनों त्रिभुज के लिए थे।
उसके बाद जब ये लिए थे त्रिभुज को, तो ये वाला जो वाला एंगल है इस त्रिभुज के एंगल बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप हो गए तो उसका आधार दूसरे वाले त्रिभुज के आधार के बराबर होगा, उसका लंब दूसरे वाले लंब के बराबर होगा। तो वहाँ से हमारा एक समीकरण मिल गया था। और उसके बाद क्या कहते हैं कि हम एक और त्रिभुज लिए थे, तो उस त्रिभुज को हम ये वाला त्रिभुज लिए थे, आपसे बता दें ये वाला त्रिभुज लिए थे, ये वाला। तो त्रिभुज OCF2 लिए थे। और उसके बाद लिखे थे त्रिभुज A', B', F2 इसलिए लिए थे कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, और ये जो वाला एंगल है इसी वाले एंगल के बराबर है। तो इसलिए भी आपका क्या होगा, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो वहाँ से भी हम लोग क्या कहते हैं, एक त्रिभुज हमको क्या कि वहाँ से भी हमारा एक समीकरण मिला था। और वहाँ से हमारा जो समीकरण मिला था तो हम वहाँ हमको ये देखने को मिला कि जो त्रिभुज पहले त्रिभुज का जो LH जो था दूसरे वाले समीकरण के LHS के बराबर था। माने पहले समीकरण का LHS जो था दूसरे वाले समीकरण के LHS के बराबर था। तो जहाँ LHS बराबर होता है तो वहाँ RHS भी बराबर होते हैं। तो LHS हम देखे थे बराबर था, इसीलिए LHS को हटा दिए थे और RHS को बराबर कर दिए थे। तो जब RHS को बराबर किए थे तो हमारा एक तीसरा समीकरण मिला था। वो हमारा मिला था क्या, तीसरा समीकरण जो हमारा मिला था वो मिला था हमारा EO बटा A', हमारा जो तीसरा समीकरण मिला था वो हमको ये हम मिला था क्या, लिख देते हैं यहाँ पर। जो हमारा तीसरा समीकरण मिला था वो हम मिला था क्या, तो EO बटा A', बट और उसके बाद मिला था F2 बटा मिला था A', ये हमको तीसरा समीकरण मिला था। और तीसरा समीकरण मिल गया था तो यहाँ पर करना क्या था कि हमको सारे वैल्यू का मान रख देना था। तो सारे वैल्यू को मान यहाँ से निकाल दिए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वैल्यू सबका निकाले यहाँ से फिगर से निकाले हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और निकालने के बाद क्या किए थे कि समीकरण ये आपका 3 था, 3 में पुट कर दिए और समीकरण 3 हमारा यही है। और यहाँ पर जब पुट किए तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आया था AO को हम लोग -U से डिनोट करते हैं, तो लिख दिया AO को -U, बटा है तो बटा कर दिए। और A', तो A' को हम लोग V से डिनोट करते हैं, V हो गया, बराबर है तो बराबर दे दिए यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या है OF2 है, तो OF2 को F से करते हैं तो F हो गया। और उसके बाद A', F2 को हम लिख दिए क्या, A' जो F2 है, A', को हम लोग क्या किए कि हमको पता है कि ये वाला दूरी हमको पता है, उस लेकर A' का दूरी पता है। तो इसमें इस वाले दूरी में से इस वाला दूरी भी पता है, तो ये वाला घटा दिए थे तो हमारा ये मिल जाएगा। तो वो भी क्या मिला था, वहाँ से मिला था A', का वैल्यू मिला था हमारा क्या, A', माइनस OF2। तो यहाँ से A', को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक। और OF2 को हम लोग F से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर पुट कर देते, और यहाँ पर पुट करने के बाद क्या करना था, हमको तिरिया गुणा कर देना था। तो तिरिया गुणा किया है तो -U से इस वाले दोनों में गुणा कर देंगे और V से इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या किए, कभी गुणा नहीं किए, इसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं और इसमें गुणा कर दिए। और उसके बाद दूसरे स्टेप में इसको गुणा किए हैं, तो -U से V में करेंगे तो -UV हो जाएगा। अब -U से -F में गुणा करेंगे तो प्लस में UF हो जाएगा। और उसके बाद आपका VF है। अब यहाँ पर जो आपका समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 4, अच्छा समीकरण 4 मैंने है, तो वहाँ पर क्या किए हैं कि UVF से दोनों तरफ भाग दे दिए हैं। जब UVF से दोनों तरफ भाग देंगे तो हमारा कट के मिलेगा क्या, -1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। हमको ये मिला, हमको चाहिए था ये वाला चाहिए था। तो यहाँ से क्या किए हैं कि U आपका यहीं पर रख दिए हैं, और ये जो माइनस में प्लस में जो U 1/U है इसको इधर बुला लिए हैं, तो माइनस में U हो गया 1/U। और वो इधर जो 1/F है उसको आपको राइट साइड में भेज दिया, तो 1/F प्लस में इधर हो गया। हमको यही प्रूफ करना था, यहाँ पर प्रूफ हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लेंस सूत्र है ये हमको उत्तल लेंस में सिद्ध किए हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस है। यहाँ पर लिख लीजिए उत्तल लेंस में सिद्ध किए हैं, उत्तल लेंस में। और उत्तल लेंस में सिद्ध नहीं किए थे, उत्तल लेंस में मैंने उत्तल लेंस में द्वारा सिद्ध किए थे। तो उत्तल लेंस में सिद्ध किए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।